बताया गया था। सेक्शन 31 में भले 31 से क्वेश्चन न बनता हो, लेकिन जो 31 में कोरिलेशन बताया गया वहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। फिर एक बात दोहरा दिया जाए, झारखंड और बिहार दोनों में बन चुका है ये क्वेश्चन कि वसीयत को साबित करने के लिए, भाई वसीयत प्रमाणित करने के लिए नहीं, क्या करने के लिए, साबित करने के लिए कम से कम कितने अटेस्टेड विटनेस या अनुप्रमाणक साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। तो आपका 61 बताता है कि कम से कम एक, यानी कि 2 में से कितना आ जाएंगे। इसकी बात आपका यूपी में इंटरव्यू में भी पूछा गया है कि प्रोवेट क्या है और किसको दिया जाता है। तो वसीयत को प्रोवेट दिया जाता है और ये सेक्शन एविडेंस का बताया गया था 41। फिर आपका 91 बताया गया कि जिन वसीयतों को भारत में प्रोवेट मिल चुका है वहाँ अगर दस्तावेज पेश करना है तो वसीयत पेश करने की आवश्यकता नहीं है। क्या हम पेश कर सकते हैं? प्रोवेट। और वसीयत की व्याख्या में एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा, ये धारा 100 बताती है। तो ये हम बताया जाइए। इसके बाद आपका धारा 32 देखा है, यानी कि आईपीसी की धारा। सर ये प्रोवेट कोई भी न्याय करता है? नहीं, डीजे को पावर आपका स्टेट को नहीं लिख लीजिएगा। तो वसीयत को प्रोवेट देने के अधिकारता केवल जिला न्यायालय को है, निचला न्यायालय नहीं, सिविल जज जूनियर सीनियर नहीं, डीजे लिख लीजिए। वसीयत को प्रोवेट देने की अधिकारिता केवल डीजे को प्राप्त है, जिला न्यायालय नहीं, कोई न्यायालय नहीं देता। डीजे केवल डीजे को प्राप्त है। इसके बाद आइए आपका 32 और 33 से आपका मैंने इसके पहले वाले यूपीजे में क्वेश्चन आया था और वह क्वेश्चन आपका आया था 33 से। बस एक क्वेश्चन बना था मैत्री में कि एक्ट और ओमिशन यानी कि कार्य लोग कहाँ परिभाषित किए गए, बस इतना ही बना था। आप देख सकते हैं जाकर पेपर में, तो कार्य लोग कहाँ परिभाषित है, 33 में है, 33 में, और कार्यों के अंतर्गत लोग आते हैं। अगर ये पूछा जाए तो 32। अब दोनों एक बार आपका शब्द देखिए तब उसको रेट करके बताया जाए जो आपका इस पर क्वेश्चन बनता है। देखिए भाई 32 कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। देखिए व्याकरण की भाषा तब और समझाया जाएगा। जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रस्तुत न हो, इस संहिता में आईपीसी के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोगों पर भी है। इसका मतलब ये हुआ कि वेयर एक्ट में जहाँ जहाँ ये शब्द आया है कि कोई कार्य करके यानी कि कोई एक्ट करके, वहाँ ये लिखा हुआ माना जाएगा कि अवैध लोग या इलीगल ओमिशन करके भी वह अपराध किया जा सकता है। लेकिन एक शब्द जो पहला है आपका, जब तक कि तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेयर एक्ट में कहीं लिखा गया स्पष्ट कि केवल कार्य करके, तब लोग न मारिएगा कर लो। और अगर वेयर एक्ट में लिखा हो वेयर एक्ट में कि केवल अवैध लोग, तो कार्य न मारिए। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्यतः कार्य करके ये अपराध किया, तो ये मान कर चलिए कि वह अपराध इलीगल ओमिशन या अवैध लोग करके भी किया जा सकता है। दूसरी बात ये आई, लेकिन
जो शुरुआती का शब्द है वही पकड़ना है, जब तक विपरीत इरादा प्रतीत न हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं देयर एक में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई हो कहीं भी कि केवल कार्य, तो भाई अगर लोग माना मारे, और अगर बेयरेट में क्या लिखा हो केवल अवैध लोग, तो वहाँ कार्य भी न माने, वहाँ केवल अवैध लोग माना जाएगा। लेकिन सामान्यता क्या है, कार्यों के अंतर्गत इनलीगल ओमिशन भी शामिल है। तो आइए 2-3 उदाहरण देखा जाए और जो क्वेश्चन बना है वो भी आपको देखना है। पहला देखिए कार्य का एक उदाहरण, जैसे एक जेलर है, कैदी को रोज 10 डंडा मारता है और कैदी की मृत्यु हो जाती है, तो जेलर ने क्या करके कैदी की मृत्यु कारित कर दी। कार्य मतलब कुछ करके। और अवैध लोक का मतलब ये हुआ कि जो किसी व्यक्ति पर कानूनी उत्तरदायित्व था या जिस व्यक्ति का कानूनी कर्तव्य था कि उस व्यक्ति को यह करना चाहिए और वह व्यक्ति उस कार्य को नहीं किया। यानी कि जेलर का कानूनी कर्तव्य है कि वह कैदी को भोजन दे, और जेलर कैदी को भोजन नहीं दिया और कैदी भूखे मर गया, तो जेलर ने कार्य करके नहीं मारा, क्या करके मारा, लोग। और ये लोग इलीगल कब कहलाएगा, जबकि जेलर का विधिक कर्तव्य हो कि वह कार्य करे। देखिए फिर एक बार लोग पर आ जाएगा। लोक का मतलब होगा कि किसी कार्य को न करना। अब ये है कि लोक 2 प्रकार का हो सकता है, एक वैध एक अवैध। अगर वैध लोक है तो कोई अपराध नहीं, और अगर लोक अवैध है तभी अपराध होगा। अब एक उदाहरण वैध लोक का देखा जाए और एक उदाहरण अवैध, लेकिन दिमाग में अस्थिर बैठा लीजिए। अगर किसी व्यक्ति की लीगल ड्यूटी हो, विधिक कर्तव्य हो किसी कार्य को करने का, और वह व्यक्ति उस कार्य को न करे, तो अवैध लोक माना जाए। लेकिन अगर केवल सामाजिक कर्तव्य हो, नैतिक कर्तव्य हो, धार्मिक कर्तव्य हो और वह व्यक्ति उस कर्तव्य को निभाया, तो ऐसी दशा में क्या माना जाएगा, वैसी दशा में लोग तो वह किया लेकिन वैध माना जाएगा, अवैध नहीं। 2 उदाहरण देखिए जहाँ से क्वेश्चन का मॉडल देखिए। एक व्यक्ति के दरवाजे पर एक भिखारी आता है और वह भीख मांगता है, वह व्यक्ति भीख नहीं देता और भिखारी मर जाता है भूखे। क्या जो भीख नहीं दिया है व्यक्ति वो भी लोग किया। अब यहाँ ये देखा जाएगा कि भीख देना कैसा कर्तव्य था। अगर विधिक था तब तो अवैध लोग, और अगर केवल नैतिक था तो लोग किया, लेकिन अवैध नहीं, क्या किया अवैध। तो कई लोग मर्डर करवा के पिछली बार 2015 एप्रिल में आया था, मर्डर नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं होगा, क्योंकि भीख देना केवल कैसा कर्तव्य था, मोरल नहीं। और जेलर वाले उदाहरण में उसका विधिक कर्तव्य था। एक और विधिक कर्तव्य का उदाहरण देखा जाए। रेलवे का फाटक है, पहरेदार सरकार ने रखा है कि जब रेल आए आप फाटक गिरा दीजिए, और रेलवे के फाटक मैन ने उपेक्षा बरती, ट्रेन आई लेकिन फाटक नहीं गिराया और कुछ लोग मृत्यु हो गई या घायल हो गए। यहाँ रेलवे के पहरेदार की ड्यूटी अब ये देखना है कि नैतिक थी कि विधिक फाटक बंद करना विधिक, और उस कर्तव्य को वह निभाया नहीं है, तो उसका जो लोप होगा वह वैध नहीं होगा, क्या होगा, अवैध। तो याद रखिए भाई, अवैध लोप का मतलब 2-3 उदाहरणों द्वारा समझाया है। अब आपका जो क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है, बना भी है उत्तराखंड में तमाम राज्यों में, वो धारा ऐड कर लीजिए।
आईपीसी की धारा 491 लिखे भाई, उसको ऐड करिए। आईपीसी की धारा 491 हो सकता है। इसमें आपका केवल अवैध लोभ को दंडनीय बनाया गया। मन पूछता है कि कोई उदाहरण बताइए जहाँ कार्य न हो, क्या हो, अवैध हो। 491 में केवल अवैध लोभ को दंडनीय बनाया गया, इलीगल ओमिशन। ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड में भी पूछा गया है। हो सकता है बिहार में नया क्वेश्चन बने तो रिपीट कर दे। देखिए फिर बता दें भाई, बिहार का सिलेबस कम है लेकिन किताबें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि हालत खराब हो जाएगी फिर देखते। सही बात। और आपका ये चाहते हैं कि भाई हम मैंने आगे बढ़ें, अच्छे से करें, कोई है जो टेक्निकल पॉइंट है उसी में समय लग रहा है, तो अब तक 100% धारा भी लिख दिया रहा, लेकिन कर दे धारा नहीं खत्म हो जाती 100 धारा। लेकिन समस्या ये है कि पढ़ाई दिया जाए आए ना, क्या मतलब समाप्त कर 2 ही दिन में हो जाएगा। आईपीसी किया भी गया है। देखिए आगे 32 के बाद धारा 33 आ जाएगी। 491 लिख लीजिएगा उदाहरण। 33 आपका पिछली बार यूपीजे में मैंने इसके पहले वाले में पूछी गई है। बस ये पूछा गया था कार्य लोग को आईपीसी में कहाँ परिभाषित किया गया। तो देखिए हल्का सा अंतर है। अगर ये दे दे कि कार्यों के अंतर्गत अवैध लोग आते हैं, ये कहाँ बताया गया है, तो आपका 32 मारिए। और बस एक शब्द दे दे कि एक्ट ओमिशन कार्य लोप कहाँ बताया गया है, तो आपका 33 जवाब रहेगा। कौन सी धारा? कार्य लोप में ये बस एक लाइन ये बताया गया है कि एक कार्य में बहुत से कार्य शामिल हैं और एक अवैध लोप में बहुत से अवैध लोप शामिल हैं। यानी कि चाहे 1 लाठी मारकर हत्या किया या 50 लाठी मारकर किया, एक दिन भोजन न दिया मर गया, या लगातार 5 दिन नहीं दिया तो 5 दिन नहीं दिया तो 5 बार अवैध लोप किया, और 50 लाठी मारा तो 50 कार्य किया। तो एक कार्य में बहुत से कार्य भी क्या है शामिल, और एक अवैध लोप में बहुत से अवैध लोप भी क्या है शामिल, और कुछ नहीं बताया गया है। इसके बाद 34 से 38 आपका बाद में पढ़ा जाएगा। इसमें कॉमन इंटेंशन की बातें आएंगी। अभी छोटी छोटी धारा पहले कुछ निकाल लिया जाए। इसके बाद आ जाइए 39 से जो 39 निकाल लीजिए भाई। ये आपका दिवाली बात कुछ बताया जाएगा। इन सब पहले प्रयास ये किया जाए, कल तक भाई क्लास चलना है तो प्रयास ये किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा धाराएं इधर छोटी छोटी फ्री वाली निकाल दिया जाए, ताकि लोग भाई कम से कम 50-60 धारा जाकर क्या करें, तैयार करें। हाँ भाई बता दें, संविधान दिवाली बात चलेगा आज और कल केवल आईपीसी चलेगी, बता दिया जाए। तैयार नहीं है संविधान आपका और समय भी नहीं इधर मिल पाया, तो आईपीसी खींचा जाए जितना हो सके। देखिए आपका 39 से आपका मेंस में भी क्वेश्चन बना है, जो इलेक्ट्रेशन 39 का है उसी पर क्वेश्चन बना है। 39 में स्वेच्छा शब्द को परिभाषित किया गया है। वॉलेंटरी यानी कि स्वेच्छा यानी कि अपनी इच्छा से। तो स्वेच्छा शब्द को कहाँ परिभाषित किया गया है, पहला क्वेश्चन, तो क्या मारेंगे 39। इसको थोड़ा जोड़ लीजिए अलग से, या भाई नोट अगर मैं भाई मोबाइल पर देख करिए भाई। एकदम चुनाव में जितना हो जाएगा, वो तो सरकार आती है जाती है, आती है जाती है, वो तो चलता ही रहेगा। भाई जनता जनार्दन है, जिसको चुनाव चलता ही रहेगा। लेकिन भाई बीच बीच में इसको देखते रहिए, वाइब्रेट करना हो तो
बढ़ा ही रहा है, कौन रोका है। देखिए भाई आपका आगे 39 जब भी पढ़िए मैं उसको बता दूं, स्वेच्छा शब्द जो आईपीसी के धारा 39 में परिभाषित है, इसको कोरिलेट कर लीजिए कॉन्ट्रैक्ट की धारा 14 से। लिखिए कॉन्ट्रैक्ट की धारा 14 से कोरिलेट करिएगा। 14 में फ्री कंसेंट दिया गया है। फ्री कंसेंट का मतलब ये हुआ कि स्वतंत्र सम्मत से। स्वतंत्र सम्मत से का मतलब ये हुआ कि बिना किसी जोर जबरदस्ती के संविदा अधिनियम की धारा 14 में फ्री कंसेंट को बताया गया है। उसी प्रकार आईपीसी की धारा 39 में आपका स्वेच्छा शब्द को बताया गया। तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जहाँ की स्वेच्छा शब्द का प्रयोग किया जाए। देखिए अगर व्यक्ति कार्य करते समय स्वेच्छा से कार्य किया है तब प्रभाव अलग होगा, और अगर दुर्घटनावश कार्य हो गया या कह सकते हैं कि असावधानीवश कार्य हो गया तब प्रभाव अलग होगा। ये याद रखिए। एक मैं पहला विवरण नहीं, एक उदाहरण बताता हूँ। देखिए आपका स्वेच्छा किया कि नहीं का, और खूब ये उदाहरण पूछा जाता है। जैसे कि ट्रेन में एक औरत सिर पर डाली लेकर जा रही है, उसमें फल है। एक आदमी ट्रेन में ऊपर वाली सीट पर बैठा है और धीरे धीरे चाकू निकाला और जो रस्सी बंधा था वही रस्सी काटने लगा। तब तक रस्सी काटते काटते औरत की उंगली भी कट गई और खून बहने लगा। अब दिमाग यही लगाना है, क्या जो ऊपर यात्री बैठा था क्या उंगली काटने का उसका इरादा था? नहीं। क्या वह जानबूझकर उंगली काटा? नहीं। क्या वह ज्ञान रखता था कि उंगली कट जाए कि नहीं? वो क्या काट रहा था? रस्सी। और रस्सी काटते समय क्या कट गया? उंगली भी। अब ये समस्या आती है कि वह स्वेच्छा से उंगली काटा कि नहीं। रस्सी तो काट रहा था स्वेच्छा से, लेकिन उंगली नहीं काटा। उंगली दुर्घटनावश या असावधानीवश क्या हो गई? रस्सी काटते समय कट गई। अब ये पूछा जाता है कि इसमें चोरी का अपराध होगा कि लूट का। तो कई लोग दिमाग लगाएंगे कि जब खून बह गया तो लूट ही तो होगा। अरे भाई 39 की तो देखिए स्वेच्छा, और आप लूट का 390 में परिभाषा तो देखिए कि जो भय दिखाया गया है वह कैसा होना चाहिए? स्वैच्छिक। और धारा 39 स्वैच्छिक शब्द को बताएगी। और इस उदाहरण में उंगली कटी है, खून बह गया है, लेकिन स्वैच्छिक न होने के कारण ये चोरी भले मानी जाए लेकिन लूट में कन्वर्ट नहीं हो। यानी कि आप भले न समझ पा रहे हो ज़्यादा भी नए लोग, लेकिन 39 का उपयोग बहुत जगह आएगा। अगर 39 का जो इलस्ट्रेशन है ये अति महत्वपूर्ण है, और आग लगाने वाला बहुत लोग अपना भरमाते रहते हैं। तो इलेक्ट्रेशन भी अच्छे से जानना है, लेकिन सबसे पहले आपका देखा जाए बेयर, भाई स्वेच्छा का बेयर एक्ट क्या कहता है ये देखा जाए। आपका जो बेयर एक्ट में बातें हैं, एक शब्दों को देखिए मैं तोड़ रहा हूँ भाई। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, यह तब कहा जाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा कारित करता है जिनके द्वारा उसे कारित करने का उसका आशय होता है। यानी कि जो साधन वह कार्य करने का प्रयोग कर रहा है, उन साधनों द्वारा उस कार्य को करने का उसका क्या रहता है? इरादा, इंटेंशन। तो हम कहेंगे पहला नियम कि उसने कार्य को क्या किया? अपनी इच्छा से किया या स्वेच्छा किया। दूसरा देखिए, या उन साधनों द्वारा कार्य करता है जिन साधनों को काम में लाते समय
वह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था। यानी कि इसके बाद जानता था मतलब कि क्या था, उसे ज्ञान था। और तीसरा रीजन टू बिलीव यानी कि विश्वास करने का क्या रखता था का। यही आपका 3 पॉइंट पकड़े रहिएगा। कब कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कार्य किया, तो जिस साधन द्वारा वह कार्य कर रहा है उस साधन द्वारा उस कार्य को करने का उसका क्या था, इरादा। या इरादा भले न हो लेकिन उस साधन द्वारा उस कार्य को करने का क्या था, नॉलेज या ज्ञान या जानता था। या विश्वास करने का कारण रखता था। विश्वास करने का कारण शब्द ही आपको जानना है, मैं बता चुका हूँ, भले आपको याद न हो। विश्वास करने का कारण शब्द आईपीसी की किस धारा में परिभाषित किया गया है, 26। विश्वास करने का कारण का मतलब हुआ पर्याप्त हेतु। याद रखिएगा, पूछा सकता है। कब कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो वह विश्वास करने का कारण रखता है, तो कार्य करते समय पर्याप्त हेतु रखता है, पर्याप्त आधार रखता है, पर्याप्त कारण रखता है, तो ये कहा जाएगा या पर्याप्त बेस सफिशिएंट क्या कहा जाता है, बेस आधार। अगर कार्य करते समय उसके पास पर्याप्त आधार है तो ये माना जाएगा कि उसने कैसे कार्य किया, स्वेच्छा से। ये विश्वास करने का कारण संविधान में भी कई जगह आएगा और सीआरपीसी में भी कई जगह आएगा। और इसको हमेशा गवर्नमेंट सीआरपीसी में आए तो गवर्नमेंट कहाँ से कराएंगे, किस परिभाषा से, आईपीसी की किस परिभाषा से, 26। देखिए एक और उदाहरण, जिसका तो है नॉलेज माने है ज्ञान, विश्वास करने का कारण ही थोड़ा डिटेल में हमें बताना है। आइए एक दो उदाहरण इस पर देखते हैं भाई, विश्वास करने का कारण। जैसे कि आप देख सकते हैं 82 यानी कि सीआरपीसी की धारा 83 देखिए, 82 प्रोक्लेमेशन यानी कि उद्घोषणा। तो उसमें अगर आप जाकर देखिएगा स्पष्ट लिखा गया है कि अगर जिस न्यायालय ने किसी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था और उस न्यायालय को यह विश्वास करने का कारण है। विश्वास करने का कारण मतलब पर्याप्त आधार लगता है, किसको लगता है, न्यायालय। तो वह न्यायालय क्या लगता है, पर्याप्त आधार, कि जिसके विरुद्ध उसने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था वह व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छुपा रहा है, जिससे वारंट का निष्पादन संभव नहीं। अतः क्या जारी होगा, फरारी की घोषणा की धारा में 82। अब देखिए कई भाई हम भी वीडियो हर एक आदमी का देखते रहते हैं, खाली आदमी। तो आजकल सोशल मीडिया पर आप देखें तो हर एक आदमी का वीडियो, मैंने हर एक टीचर का दिल्ली से दौलताबाद का वीडियो आपको मिल जाए। तो तमाम टीचर, 2-3 टीचरों का मैं देखा खूब उल्टा सीधा बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन पे यही बता दिए कि गंभीर अपराध में उद्घोषणा 82 मैंने साधारण और गंभीर 82 ये संभव नहीं है। 82 और 82 में अंतर ये है कि 82 सबके लिए है, यानी कि अभियुक्त के लिए भी, गवाह के लिए भी और प्रतिभू के लिए। लेकिन 82 केवल और केवल अभियुक्त के लिए है। दूसरी बार घोषणा जारी होती है वह भी केवल 19 अपराध है। तो लोग अपना पूरा ये बताने लगे। एक और गलती कई लोग बताए, वो भी मैं बता दूं, समय। तो बता रहे थे 3 दिन का कम का 3 दिन के अंदर, जबकि ये है कि वह समय
30 दिन से कम का ना होगा तो क्या होगा? मैंने थोड़ा बहुत देखिए आपका मैंने टीचरों को भी चाहिए जो भी मैंने पढ़ा रहा कोई हमें ये नहीं कि पढ़ाते समय कम से कम जो छोटी छोटी बातें जो बेरेट में लिखी हैं वो तो गलत ना हो भाई, और आप गलत बता दीजिए। नहीं जानता लड़का है शांत रहेगा, लेकिन यहाँ तो समझता से आते हैं यानी कि यहाँ कर सकते हैं सब महामंडलेश्वर आते हैं, 5 स्नान क्या किए रहते हैं, 5 कोचिंग में कम से कम पढ़े रहते हैं, कोई दिल्ली दौलताबाद सब आते हैं, या 5 जगह पर आपका कम से कम ट्रायल तो जरूर 90% लोग लिए, इसमें कोई सकती है 5 में से 2 जगह तो लिए होंगे, और 5 जगह ले लेंगे तो महामंडलेश्वर बन जाते हैं, अब महामंडलेश्वर जब आ जाते हैं तो टिक जाते हैं, तो ये भी सही बात है। तो आगे देखिए भाई आपका विश्वास करने का कारण का मैंने एक उदाहरण की धारा से बताया, सीआरपीसी की एक और उदाहरण देखा जाए, इसका मतलब समझाने के लिए बताया जा रहा है। आप संविधान का अनुच्छेद 356 इस पर ऐड कर सकते हैं कि जब भारत के राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट पर या अन्यथा मैंने किसी भी प्रकार से यह समाधान हो जाएगा, मतलब ये हुआ कि यह विश्वास हो जाए, तो विश्वास हो जाए यानी कि उनको पर्याप्त क्या लगे आधार। तो आइए विश्वास अब एक उदाहरण से करा दो भाई आईपीसी एक देखिए आपका दृष्टांत है, तो दृष्टांत में विश्वास करा जाए उधर जाएगा। देखिए आपका दृष्टांत देखिए भाई, ये दृष्टांत को पूछा जाता है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, कई बार कंडीशन 39 का देखिए लूप को सुकर बनाने, सुकर ना है तो लिख लीजिए आसान इजी, लूप को सुकर बनाने के प्रयोजन से एक बड़े नगर के एक बसे हुए गृह में रात को आग लगाता और इस प्रकार एक व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ भले ही मृत्यु कारित करने का न हो और वह दुखित भी हो कि उसके कार्य से मृत्यु कारित हुई है, तो भी यदि वह यह जानता था कि संभाव्य है कि वह मृत्यु कारित कर दे, तो उसने स्वेच्छा मृत्यु कारित की। अब यही आपका समस्या देखना है, ध्यान से देखिए भाई। मान लीजिए एक इसी समस्या को हम अपनी भाषा में बताते हैं, कोई नहीं। एक मोहल्ला है, लोग सो रहे हैं, ये जाता है और लूट को आसान बन जाए इसके लिए उस मोहल्ले में आग लगा देता है और उस आग में एक व्यक्ति जलकर मर जाता है। एक का इरादा ये नहीं होता कि वह कह सकते हैं कि किसी को जान से मारे या आग लगाकर किसी को मार दे, वह पछताता भी है तो उसे दुख भी है, लेकिन ठीक है आपका इरादा नहीं है मारने का, लेकिन नॉलेज तो है, लेकिन ज्ञान तो है ही कि अगर मैं आग लगाऊंगा और लोग सोए हैं तो हो सकता है 2-4 लोग कहाँ पहुँच जाए ऊपर। और विश्वास करने का कारण भी हमें ध्यान से देखना है। इस उदाहरण में विश्वास करने का कारण भी है, कैसे है भाई? जब रात में लोग सो रहे हैं और आप आग लगा रहे हैं, तो ये पर्याप्त आधार है सोचने समझने का कि हो सकता है कि लोग आग से क्या हो सोते सोते ऊपर पहुंच जाए। अतः विश्वास करने का कारण यानी कि ये माना जाएगा कि आपके पास पर्याप्त आधार था। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या पूछा जाता है, इस मामले में कौन सा अपराध हुआ? हत्या का, हत्या की कोर्ट में न आने वाले अपराधिक मानव बरसात और आपका घोर उपहत का इन कोई अपराध नहीं किया, तो हत्या मारिएगा, क्योंकि केवल आशय ही नहीं है, 300 में ज्ञान भी है, वो तो अलग बात है। यानी कि मृत्यु आपका लिखा है
ये माना जाएगा, निचला लाइन देखिए स्क्वायर की दृष्टांत अंडरलाइन करिए। यह माना जाएगा कि उसने स्वेच्छा क्या की है, मृत कार्य किया है। ये गलती ज्यादा होती है, उसको सुधारिए भाई, अंडरलाइन कर लीजिए। फिर मैं एक बार बता रहा हूँ, 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अब आइए धारा 40। अभी आपका झारखंड में भी धारा 40 के जेएस में भी पूछा गया था, यूपी जेएस में भी बनाया था सेक्शन 40 से। देखिए यानी कि धारा 40 आपका डिटेल में तो अभी नहीं बताई जाएगी, शॉर्टकट में निकालते हैं क्योंकि बहुत समय ले लेगी। धारा 40 जब भी पढ़िए, सीआरपीसी की धारा 2N पढ़िए, यानी कि सीआरपीसी की धारा 2N और आईपीसी की कौन सी धारा। देखिए कैसे कैसे इस पर क्वेश्चन आपका बन सकता है। सतर्क होकर आप अलग से नोट्स है, देखिए जो आपका नोट्स में पढ़ कर आइए, या पढ़ाते समय आप मेन पॉइंट लिख लीजिए, वो भी अच्छा रहता है। 4-5 पॉइंट हम बताते हैं और उसी में आपको जानना है, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है, पहला इसे खत्म कर दिया जाए 40 तब सीआरपीसी में आ जाए। आईपीसी की किस धारा में ऑफेंस या अपराध को परिभाषित किया गया? तो आईपीसी की धारा 40 माने, यानी कि वास्तव में अगर देखा जाए तो जो 6 से लेकर 52A तक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये वास्तव में इसकी हेडिंग परिभाषा नहीं, इसकी हेडिंग चैप्टर की है जनरल एक्सप्लेनेशन, यानी कि साधारण स्पष्टीकरण। यानी कि अगर हम शुद्ध कानूनी भाषा में देखें, शुद्ध आयोग में कभी परिभाषा ही ज़्यादा देता है, शुद्ध कानूनी भाषा में हम देखें तो धारा 40 शुद्ध कानूनी भाषा में धारा 40 अपराध को परिभाषित नहीं करती बल्कि केवल स्पष्ट करती। ऐसा क्वेश्चन आया भी, मैं मॉडल बनाऊंगा, एमपी में पूछा गया है। अब धारा 40 में अब अगला क्वेश्चन जो यूपी एचजेएस और झारखंड एचजेएस में बना है कि सेक्शन 40 में अपराध का मतलब क्या हुआ, आईपीसी की धारा 40 में। तो आपका बंटवारा कर लेना है, अपराध का मतलब आपका दे देगा जो आईपीसी के तहत अपराध घोषित हो, जो स्पेशल लॉ यानी कि विशेष विधि के तहत अपराध घोषित किया गया हो, और जो लोकल लॉ यानी कि स्थानीय विधि के तहत अपराध घोषित किया गया हो, और उपयुक्त सब। एक तो ऑप्शन आपका ये देता है, लेकिन जो आपका यूपी में ऑप्शन दिया वो थोड़ा भिन्न दे दिया। देखिए वो ऑप्शन हम बता रहे हैं, जो आईपीसी के तहत अपराध हो। फिर दूसरे ऑप्शन में ये जोड़ा कि जो आईपीसी तथा विशेष विधि के तहत अपराध हो। तीसरे ऑप्शन में ये जोड़ा जो आईपीसी विशेष विधि तथा स्थानीय विधि के तहत अपराध हो, इनमें से कोई नहीं, ये बना दिया। तो फिर याद रखिए अच्छे से, ये क्वेश्चन आपका जो नए लोग हैं या पुराने लोग भी जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, गलत करके आ जाते हैं। तो अगर कहीं भी आईपीसी में पूछे कि अपराध का मतलब क्या हुआ, तो फिर मैं बता दूं जो आईपीसी के तहत अपराध है। तो फिर क्वेश्चन आया कि आईपीसी के तहत अपराध की शुरुआत किस धारा से होती है, 107 की धारा से 10 से, और दंड की शुरुआत होती है 109। फिर याद रखें अपराध की शुरुआत कहाँ से, 107, और दंड की शुरुआत 100। फिर अपराध और वैध को ये मैं देखिए अच्छे से इसको समझिए। आईपीसी में अपराध शब्द को कहाँ स्पष्ट किया गया है, 40 में अपराध का मतलब क्या हुआ, तो गलत ना हो, जो आईपीसी के तहत अपराध हो, जो स्पेशल लॉ के तहत अपराध हो, और जिन्हें लोकल लॉ के तहत अपराध घोषित किया गया हो,
ये सब ही अपराध माने जाए। अब कोई हाँ, और दोनों मॉडल हमने बता दिया, दोनों मॉडल बताया। यूपी में बना आईपीसी के तहत अपराध, आईपीसी विशेष विधि दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन क्या बनेगा? आईपीसी विशेष विधि और स्थानीय विधि, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सही होगा? इसमें क्या रहेगा? 3। जो थोड़ा मैंने उतना नहीं गहराई से जानते, बस पहला ऑप्शन देखते हैं और ये कहते हैं कि आईपीसी पढ़ रहे हैं तो लोकल लॉ स्पेशल लॉ कहाँ से आ गया, क्या मार्कर आ जाते हैं? आईपीसी। वही आपको सुधार करना है, आईपीसी नहीं केवल इसके किसके स्पेशल लॉ और कौन सा लोकल। धारा 40 की एक विशेषता और हम अभी डिटेल में नहीं बता रहे हैं, धारा 40 थोड़ा सा इतना आसान नहीं समझाना। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि यह एक ऐसी धारा है आईपीसी की जिसमें सबसे अधिक बार संशोधन हुआ, अर्थात अब तक कुल 5 बार अमेंडमेंट हो चुका है। यानी कि अपराध की परिभाषा में अब तक 5 बार, ये पूछ सकता है क्वेश्चन भाई कि सबसे अधिक संशोधन आईपीसी की धारा में किया गया है, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन कौन सा? 40। कितनी बार संशोधन हुआ है ये याद रखिए, 5 बार। अब तक कितनी बार? 5 बार। 5 बार हुआ भाई, 6 बार से लिखा है क्या? 5 वर्ष। 5 लिखा है, 5 लेते हैं भाई। आपका 2013 में तो नहीं हो गया, उधर आपका देख लेंगे भाई, जब हल्का सा विवाद है इसको देख लेंगे। हमारा किताब दूसरी किताब आईपीसी में कम दिया गया है। ऐसे मिश्रा की नहीं दिया है, लेकिन हम देख लेंगे एक बार। अगर 6 बार हुआ तो उसको सुधरवा दिया जाएगा। देखिए आगे भाई, आपका यानी कि सबसे अधिक बार संशोधन आईपीसी की धारा 40 में ही हुआ। अब अगला क्वेश्चन बन सकता है कि आईपीसी की धारा 40 में सबसे पहली बार संशोधन कब हुआ? तो जब आईपीसी में पहली बार हुआ तो 40 में भी पहली बार हुआ, और वह आपका कब हुआ? 1870 पहली बार। ये क्वेश्चन आपका यूपीजे में भी आता रहता है कि जैसे कि कोरिलेट करके धारा 34 पूछा भी गया था कि आईपीसी की धारा 34 में कितनी बार संशोधन हुआ? 1 बार। और सन यूपीजे में पूछा किस सन में? 1870 यानी कि 1870। तो संशोधन हम लिखवा देंगे कल पूरा भाई। आगे बढ़ा जाए आपका, जब भी अपराध की परिभाषा आपका स्पष्ट किया गया है 40 में, तुरंत आपको सीआरपीसी भी पढ़नी पड़ेगी। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में याद रखिएगा, रट कर जाइएगा। जो भी कारण हो पता ना, ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। सीआरपीसी की धारा 2N में ऑफेंस को परिभाषित किया गया है अपराध, जिसमें क्या बताया गया है? एक बार एमपी तोड़कर पूछा है भाई, अच्छे से तोड़कर बात कीजिएगा। देखिए सीआरपीसी की कौन सी धारा? जो किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा कोई कार्यारोप दंडनीय हो, यानी भारत में कोई कानून लागू है और उस कानून के तहत किसका प्रावधान हो? दंड का। तो कौन कौन सा कानून है? तो आईपीसी भी है, तमाम विशेष विधियां भी हैं, और तमाम कौन विधियां हैं? स्थानीय। इनमें अपराध दंडनीय है। तो ये सब सीआरपीसी कहती है कि ये सभी अपराध माने। लेकिन एक पॉइंट और याद रखना है, लास्ट लाइन सीआरपीसी की वही एक बार एमपी में भरवाया था अपराध के बारे में
कि ऐसा कार्य भी अपराध माना जाएगा जिसके लिए वस्तु अतिचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के तहत कंप्लेंट किया जा सकता है, यानी कि परिवाद किया जा सकता है। फिर एक बार इसको देखिए। सीआरपीसी ऐसी कार्य को भी अपराध मानती है जिसकी बाबत यानी कि जिसके लिए आपका वस्तु अतिचार अधिनियम 1871 यानी कि कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 यानी कि 1871 की धारा सेक्शन भी याद रखे दिया है, धारा 20 के तहत क्या किया जा सकता है, परिवार, वो भी अपराध माना जाए। अब दोनों इनमें से कोई नहीं तो आप दोनों मानिएगा, एमपी का मॉडल, यानी कि एमपी ने ये दोनों भाई बनाया मॉडल, आपका सतर्क रहेगा। दो ऑप्शन दिए हैं और दोनों सही, इनमें से कोई नहीं तो दोनों मानिएगा। अब एमपी में जो क्वेश्चन एक बार बना उसको देखा जाए। एमपी का ही क्वेश्चन ये दे दिया एमपी ने। देखिए अगर आईपीसी में दे दे कि भारतीय दंड संहिता में अपराध कहाँ परिभाषित है, किसी को कोई समस्या नहीं चाहिए। सीआरपीसी में अलग से दे दे तो 2 है, किसी को कोई समस्या नहीं। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होगी जब ये दे दे कि अपराध को कहाँ परिभाषित किया गया है और न सीआरपीसी लिखे न आईपीसी। तो देखिए आपका ऑप्शन हम बना रहे हैं जो आपका एमपी ने बनाया। अच्छा सोचो, अपराध को परिभाषित किया गया है सीआरपीसी की धारा ने दिया 2 है, आईपीसी की धारा 40 और 2 और ऑप्शन दे अलग अलग। अब समस्या ये है कि आप ये देख रहे हैं कि भाई हमने तो आईपीसी में भी बताया धारा 40 में और फिर आपका हमने सीआरपीसी में भी बताया। तो दिक्कत ये है कि जब दोनों ऑप्शन अलग अलग दिए गए तब वही जो कानूनी भाषा में मैं सबसे पहले बताया था कि आखिर लीगल तौर पे परिभाषा कहाँ है। भाई आईपीसी की धारा 40 तो साधारण स्पष्टीकरण है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 2 में हेडिंग ही दी गई है परिभाषा। तो अब आप लोग बताइए कौन सही होगा, आईपीसी मारेंगे सीआरपीसी? क्यों? क्योंकि लीगल तौर पे वहाँ हेडिंग क्या दी गई है, परिभाषा। ये क्वेश्चन आपका हो सकता है रिपीट करें क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एमपी में पूछा गया है। आइए धारा 40 के बाद 41 आपका देखा जाए स्पेशल लॉ। बस एक लाइन में जानना है स्पेशल लॉ कौन होता है। तो किसी विशेष विषय पर जो कानून बनाया जाता है वह स्पेशल लॉ होता है, यानी कि स्पेशल सब्जेक्ट पर बनाए गए कानून को स्पेशल लॉ कहते हैं। किस धारा में परिभाषित है? 41 में। जैसे कि भ्रष्टाचार पर अलग कानून बन गया, पर्यावरण